त्रिभुवन जी बताएं कि ये शब्द संस्कार बचपन में कब और कैसे पड़ा आपने? शब्दों के प्रति गांव में, घर में बहुत सुनाई देते थे। मेरे पिता जो थे वो उनके दो बड़े शौक थे। एक वो घोड़े पालते थे और दूसरा वो पढ़ते थे। पढ़ने में वो संस्कृत के बहुत मतलब संस्कृत उनको बहुत प्रिय थी और संस्कृत के जो क्लासिकल्स हैं, जो बहुत अच्छे ग्रंथ हैं, चाहे वो कालिदास के हों, चाहे भवभूति के हों, वो उनको गाकर पढ़ते थे और फिर वो उनका अर्थ बताते थे। और जब हम कहीं, मैं थोड़ा स्कूल भी बहुत देर से जाने लगा और घोड़े मुझे भी बहुत अच्छे लगते थे, तो जब मैं पिता के साथ जाता था और घोड़े पर बैठा रहता था तो वो बहुत सी चीजों की चलते हुए बताते रहते थे कि जैसे घोड़ा है तो घोड़े के लिए वो बार बार नए नई तरह के शब्द बताते थे कि ये घोड़ा है, इसको अश्व कहते हैं, तो घोड़े पर जो बैठने वाला कौन है वो अश्वारोही है। फिर जैसे लगाम, तो कि ये लगाम है, तो ये इसको वल्गा कहते हैं। तो जब हम जाते थे, पेड़ है, पहाड़ है, नदी है, हमारे उधर नहरें ज्यादा थी, गंगानगर जो जिला है उसमें, तो नहरें, खेत, फसलें, तो वो उन चीजों के नाम मुझे कुछ कुछ बताते रहते थे। रात को जैसे उस समय बिजली नहीं थी गांव में, तो सितारे दिखाई देते थे, हम आंगन में सोते थे, तो फिर बताते थे ये सितारा है, सप्तऋषि जो मंडल है उसके बारे में, ध्रुव तारा के बारे में, चांद के, चंद्रमा के बारे में, या जो प्रहर होते हैं उनके बारे में, सुबह कौन सा तारा होगा वो है। तो ये जो बहुत शुरू से एक संस्कार था बचपन से, वो शब्दों की उसमें बहुत प्रतिध्वनियां रहती थी। तो जैसे घोड़े की हिनहिनाहट है, गाय की रंभाहट है, या बहुत सी चीजों के प्रति साहित्य को, हमारे यहाँ कोई साहित्य के लिए कोई लाइब्रेरी नहीं थी, यहां तक कि कोई गांव में कोई, मेरे यहां से शायद स्कूल में कोई 8वीं से अधिक पढ़ा लिखा भी नहीं था, और वो भी एक लड़का था जो 8वीं क्लास पढ़ा हुआ था। और सिख समुदाय का एक तरह से किसानों का गांव था, गांव में दलित काफी बड़ी तादाद में थे, तो वो भेड़ बकरियां पालते थे, रेवड़ थे उनके पास। तो उन्हीं को लेकर के जो शब्दों की बात होती थी, मैं जब पढ़ने लगा तो मुझे ध्यान है कि स्कूल में गया था उससे पहले कुछ मुझे वेद के मंत्र, गीता के श्लोक, या जैसे कुछ कालिदास के पद्य जो थे उन्होंने वो काफी मुझे रटाए हुए थे। कुछ जो सुभाषित हैं वो बहुत याद थे। तो इस तरह से शब्दों का एक संस्कार पड़ा। रेडियो लेक सिटी में आज रूबरू हैं त्रिभुवन। त्रिभुवन जी, आपने बताया कि शब्द संस्कार शुरू में आपके पास अपने पिता से आया, तो प्रकृति, शब्द और आपका उसके साथ संभाव, ये कब और कैसे पैदा हुआ? हम बचपन में ही जब देखते थे चीजें, तो जैसे मुझे एक जो जीवन में जो खूबसूरती दिखाई देती है वो मुझे कभी वस्त्रों में इतनी नहीं दिखाई देती थी, या जो चीजें हैं उनमें कम दिखाई देती थी। मुझे ध्यान है कि मैं जब खेत में जाता था तो जो दूब होती है, नई उगी हुई दूब, वो बड़ी खूबसूरत लगती थी। या जैसे जब घर में घोड़े पालते थे तो घोड़ा जो है रिजका, जिसे लूसण भी कहते थे हम लोग, वो बोते थे, तो उसका जो अंकुरण होता था, गन्ने का जो अंकुरण होता था, हमारे गांव में गन्ने बहुत बोए जाते थे, तो मुझे ध्यान है मैं सुबह सुबह कई बार अकेला ही चला जाता था और जो गन्ने की जो फुटान है, उसके जो अंकुरण है वो देखता था। मुझे सबसे जो खूबसूरत जो बहुत ही, जिसे देखने का मन करता था कि इसे देखें, वो आम की जब गुठली लगाते थे और वो जब उससे अंकुरण जो फूटते थे, तो ये जो एक जो सौंदर्य बोध था वो उसमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता था मुझे। कभी मतलब अक्षर तरह तरह से बनाना, जो कैलीग्राफी है वो भी अच्छी लगती थी, पेड़ अच्छे लगते थे। नदी में जो हमारे जो गांव के बिल्कुल बगल से जो नहर निकलती है, गंग नहर कहते हैं उसको, उससे जब ऊपर से पानी गिरता था तो उसमें जो लहरें पैदा होती हैं वो बड़ी अच्छी लगती थी। या मतलब जैसे पक्षी हैं वो बहुत अच्छे लगते थे, गाय और घोड़े के बच्चे जो हैं वो बड़े अच्छे लगते थे। लेकिन मुझे प्रकृति का जो वातावरण है, जो पानी जितना स्वच्छ होता था वो
बहुत खूबसूरत लगता था। उसकी खूबसूरती एक अलग तरह से नजर आती थी। अच्छा, फिर जहां जहां जैसे पढ़ना शुरू किया तो सुमित्रानंद पंत हैं, महादेवी वर्मा हैं, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, कालिदास हैं। मुझे लगता है कि संस्कृत में बहुत ज्यादा इस चीज का वर्णन है, जो प्रकृति का वर्णन है। बादल जो हैं आकाश में, वो देखते थे, बहुत अच्छे लगते थे, कैसे तैरते हैं, उनके आकार प्रकार किस तरह के हैं, उसमें हम क्या चीजें दिखाई दे सकती हैं। जैसे कई बार मुझे ये ध्यान आता है कि जो माँ चूल्हा जलाती थी तो उसमें वो जब रोटी बनाती थी तो जो रोटी गोल बनती थी वो गोलाइयां बड़ी सुंदर लगती थी। इसलिए मुझे जो अपनी देह में या आंखों के जो कर्व हैं वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत मतलब खूबसूरती जो है उसकी वो एक अलग तरह से लगती है। तो माँ जब रोटी बेलती थी तो मुझे ध्यान है, उनको बाद में दिखना बंद हो गया था, लेकिन तब भी वो रोटी खुद बनाती थी और वो उसकी गोलाई कभी उसमें कोई फर्क नहीं आया। फिर जब वो रोटी सेक करके चूल्हे के उस पे तवे पे डालती थी और फिर सेकते थे, तो मुझे आज भी ध्यान है, मैंने कभी बाद में नहीं सुना कि रोटी कभी हंसती है तो या तवा कभी हंसता है। तो वो तवे कोई कुछ बार ऐसा होता था उसमें बड़े सितारे से खुलते थे, बहुत खूबसूरत लगता था वो तवा जो है। तो फिर वो हमारी माँ कहती थी कि देखो ये तो बहुत ही कोई बड़ी सौभाग्य की घटना हो रही है कि तवा हंस रहा है। तो वो जो तवा नीचे से बिल्कुल काला होता था, उसमें बहुत छोटे छोटे जो है वो मतलब आग के बहुत ही बारीक कण और इतनी बड़ी तादाद में कि हम शायद बिजली से भी वैसा नहीं पैदा कर सकते। वो मतलब वो खूबसूरती तो वो ऐसे होती थी। या फिर मतलब जितना मतलब महक होती है वो मुझे, गंध जो है वो उसकी भी मुझे खूबसूरती बड़ी, जैसे गन्ने की गंध है, हरी मिर्च की गंध है, या धनिये की गंध है, या मतलब पेड़ों की पत्तियों की जो गंध है, या मतलब जैसे घोड़े की जो गंध है, और वो मतलब उसको लेकर के भी हुआ है। और मैं ये कहूंगा कि ये गंध पे हमारे यहाँ काम नहीं हुआ, लेकिन हमारे एक शिक्षक थे, जब हम स्कूल में पहुंच गए थे तो कुछ लड़के जो थे वो फिल्म देखने चले जाते थे कक्षा को, जिसे बंक करके कहते हैं, और हमारे यहाँ बहुत कड़ा अनुशासन था। तो वो जब आते थे लड़के तो उनके कपड़ों को सूंघ करके, जो हमारे शिक्षक थे राजाराम बिश्नोई थे, वो कई बार सूंघ लेते थे और वो बताते थे कि तुम ये मूवी देख के आए हो, सिनेमा हॉल की गंध आ रही है। तो सिनेमा हॉल की गंध आ रही है जी। तो मुझे लगता है कि गंध पर हमारे यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ। तो कई चीजें ऐसी हैं जो गंध को मतलब मुझे लगता है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, जो ज्ञानेंद्रियां जिन्हें बोलते हैं या कर्मेंद्रियां जिन्हें बोलते हैं, उनकी जो पूरा प्रयोग हमने मतलब किया ही नहीं है। जैसे त्वचा से जो महसूस होना है, आंख से जो महसूस होना है, जो नाक से महसूस होना है, जो कानों से ध्वनियां सुनाई देती हैं, उनको लेकर के है। तो वो ध्वनियों का भी एक अपना वहां गांव में काम था। वो इसलिए था कि हम तब, हमारे पास मोबाइल नहीं था, हम सारा दिन वो समय उसमें नहीं बिताते थे, या स्कूल में भी स्कूल का काम स्कूल तक होता था, ये नहीं कि स्कूल से आने के बाद वो काम होगा। तो जैसे नहर में तैरना है और तरह तरह से जैसे भाग दौड़ के पेड़ पर चढ़ना उतरना, और वो जो चीजें थी, मुझे लगता है कि वो जो खूबसूरतियां, जैसे रेत के टीले होते थे, उस पे जो छोटे छोटे जो कीट चढ़ते थे, वो जो उसके ऊपर रेखाएं बनाते थे, ऐसा लगता है कि वो भी कोई एक तरह की चित्रकला थी, या जो प्रकृति का जो एक स्वतः ही जो बनती है। पेड़ों का अपना एक वनस्पति का जो अपना एक दर्शन था, वो जो मुझे ध्यान है कि एक सिणिया करके एक पौधा अपने राजस्थान का होता है, और उसमें क्या है कि वो जो हमारा लोक समाज के जो अनुभव हैं, मतलब इतने, मुझे आज मैं सोचता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब कभी उसको सोचता हूं, मतलब तरलता आ जाती है आंखों में। ये कि मान लो कोई अपनी बहन को पीट रहा है, ठीक है, तो किसी ने, भाई ने बहन को पीट दिया, तो वो कहते थे कि तुम्हारे जो है, तुम बहन को पीटा है, तुम्हारे सणिये में हाथ उग जाएंगे। तो मैंने ये मुहावरा सुना था, तो मुझे ध्यान है मेरे पिता ने मुझे एक बार
बताया कि देखो ये सीढ़ियां हैं वो जो तुम्हें कहते हैं, उसमें से उन्होंने वो हाथ उगा हुआ दिखाया था और वो बड़ा डरावना हाथ होता था। जिस किसी भाई ने अपनी बहन को पे ये हाथ उठाया होगा, उसका हाथ है ये। तो ये बचपन का एक संस्कार था जो हमें हिंसा से दूर करता था। मतलब जो वनस्पति भी हमारी उससे जुड़ी हुई थी। त्रिभुवन जी, आपसे जानना चाहूंगा प्रकृति और उससे हमारा संबंध। जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि कालिदास, या हमारे यहाँ कालिदास तो खैर बहुत ही ज्यादा प्रकृति के नजदीक है, उनका पूरा काव्य हमारे यहाँ भी अज्ञेय तक देखिए प्रकृति के बहुत नजदीक। तो ये जो साहित्य है उसकी प्रकृति से इतनी सन्निकटता ये लगातार रही। आपको लगता है कि धीरे धीरे वो कहीं आदमी की जिंदगी से भी वो निकटता कम हुई तो हमारे साहित्य से भी गायब हो गई? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लेखक हैं, बहुत सी तरह से सोच रहे हैं, तो जो विभिन्न तरह की धाराएं आई हैं, मुझे लगता है कि जो विचारधारा का जो दर्शन था, जो विचारधारा हमारे यहाँ आई, तो उन विचारधाराओं ने मनुष्य की दृष्टि को विस्तार भी दिया, लेकिन संकीर्णता भी दी है, या उसमें एक रूपतावाद भी आया है। तो जो मैं उसको ऐसे मानता हूं कि प्रकृति ने मनुष्यों को स्वतंत्र बनाया है। हमारे ये माना जाता है कि सबकी आंखें एक जैसी नहीं है, सबके अंगूठे का निशान एक जैसा नहीं है, सब लोग बहुत अलग तरह से सोचते हैं। इसलिए मैं बहुत बार ऐसा लगता है कि जब मैं किसी नवोदित व्यक्ति से मिलता हूं, या मुझे लगता है कि ये चीज मुझे पता नहीं है और ये मुझे पता होनी चाहिए थी, मुझसे क्यों गायब रही है, तो उसकी इतनी कसक रहती है कि ये इसी को क्यों पता है, ये इसको कहां से मिल गई। तो ये असल में बात ये है कि ये जो इतनी खिड़कियां, इतने वातायन जो हमारे जीवन में खुले हैं, उसमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जो विचारधाराओं से बाहर रह करके जो जीवन की में जो संकीर्णता की अर्गलाएं हैं उनसे बिल्कुल अलग रह करके अलग तरह से पले बढ़े हैं, जिन्हें हम ये कहते हैं कि एक परिष्कार का संस्कार तो मिला है, जिन्हें शुचिता, स्वतंत्रता और सौंदर्य बोध का तो संस्कार मिला है, लेकिन विचार का संस्कार नहीं मिला। वो मुझे ज्यादा अच्छा इसलिए लगता है कि उन्होंने जो स्वतंत्र रूप से या नैसर्गिक रूप से जो खूबसूरती वो देखते हैं, वो जो शहर में खूबसूरती, मुझे जो गांव में खूबसूरती नजर आती है, वो लोग वो शहर में खूबसूरती देखते हैं, किसी पुरानी चीज में खूबसूरती देखते हैं, किसी वस्त्र में देखते हैं, किसी पुस्तक के शब्द में देखते हैं, किसी अभिव्यक्ति में देखते हैं। तो वो मुझे बहुत कमाल लगता है और फिर ऐसा लगता है कि इसको मत छोड़ो, ये तो दूर नहीं होना चाहिए। ये जो है, इसमें इतनी संजीदगी, इसमें मतलब एक ऐसी तृप्ति है जो मेरी पिपासा को शायद शांत कर सकती है। तो जब वो चीज नहीं मिलती या जब ऐसा महसूस नहीं होता तो बेचैनी और एक छटपटाहट होती है। तो मुझे लगता है कि बहुत बार ऐसे लोग हमारे जीवन में रहते हैं, हम रोजमर्रा के जीवन में कोई बहुत जरूरी नहीं कि वो सब बहुत सुशिक्षित या बहुत पढ़े लिखे हों, बहुत सारे अनपढ़ लोग भी हो सकते हैं, बहुत युवा हो सकते हैं, बहुत किशोर हो सकते हैं, लेकिन कम मिलते हैं ऐसे। तो लेकिन जब मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई ध्रुपद की बंदिश सुन रहे हैं, या कोई संगीत का कोई वायलिन का टुकड़ा सुन रहे हैं, या कोई बांसुरी की कोई बहुत मधुर ध्वनि जो है वो हमें स्पंदित कर रही है। तो वो जो एहसास है जो हमारी नींद में घुल जाता है, जो हमारी जागरण है उसमें घुल जाता है, तो ये जो शब्द का संस्कार है, जो स्वर का संस्कार है, जो ध्वनि का संस्कार है, जो हमें बहुत सी बार, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से विचार की बात आई वैसे संस्कार की बात भी है। मुझे लगता है संस्कार भी एक तरह की बाधा है, वो व्यक्ति को वर्जनाएं तोड़ने से रोकता है। अगर हम वर्जनाएं नहीं तोड़ पाएंगे, उसमें रहेंगे, तो कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि घर भी एक वर्जना है, परिवार भी एक वर्जना है, मैत्री भी एक वर्जना है। जीवन के साथ साथ जो हमारी विचारधाराएं हैं, संस्कार हैं, वो वर्जनाएं हैं, हमारा राष्ट्रवाद वर्जना है, हमारी सीमाएं वर्जना है। तो ये जो चीजें हम जब एक स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, तो उस सोच के दायरे में ऐसे लगता है कि कुछ चीजें मुक्त होनी चाहिए। शायद मुक्त हुए
वो है। मैं विचारधारा का वैसे विरोधी नहीं भाई। मान लो जो भी विचारधाराएं हमारे समाज में पनपी हैं, जो भी धर्म हमारे समाज में पनपे हैं, जो भी जीवन शैलियां पनपी हैं, वो एक तरह की विकास अवस्था तक चली गई हैं और उनको लोग लेकर के गए हैं। तो वो एक ऐसे लगता है कि वो जो शब्द का संस्कार है किसी व्यक्ति में पड़ता है, वही हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए एक जीवन का जो नया बोध होता है वो कराता है। रेडियो लेक सिटी में रूबरू है त्रिभुवन। त्रिभुवन जी, बताएं कि सबसे पहले लिखना कब शुरू किया, या पहली कविता कब कैसे कही, और उसके बाद फिर लिखने के बाद ये हौसला कब आया कि मैं छप भी सकता हूं या मुझे छपना चाहिए? मैं 5वीं कक्षा की मेरी जो छुट्टियां हुई थी उसमें मेरे पास एक रेडियो आया था, तो मैं वो रेडियो सुनता था। अब मुझे पता नहीं कैसे, तो मैं उसमें जो बीबीसी सुनता था, मुझे किसी ने नहीं बताया, जाने क्यों वहां जाकर के वो चीज अटकी। और मुझे, क्योंकि बहुत शुरू में मेरा गांव सिख लोगों का गांव था, पूरा सिख ही थे ज्यादातर, तो वहां पंजाबी गाने सुनने का। तो मैंने एक दिन एक जगह, तो वो रेडियो प्रोग्राम आता था, उसके आखिर में वो एक बहुत बहुत सुंदर और उस समय का जो टॉप हिट गाना होता था वो सुनाते थे। तो मैं वो सुनता था, तो मैं एक बार अपनी दीवार पे लगा के छोड़ दिया, तो पूरे गांव में हलचल सी हो गई कि यार ये कहां लगाया तैने और ये कैसे, कहां से आए इतना सुंदर गीत। तो फिर मैं ढूंढता रहता था उसमें, तो जो रेडियो में ढूंढते ढूंढते मुझे ध्यान है, मुझे एक प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता था, वो होता था आकाशवाणी का खुला आकाश। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम था। उसकी जो शुरू की जो धुन थी, फिर मैं पूरे रेडियो, जापान का रेडियो, चीन का रेडियो, या जर्मनी का जो डॉयचे वेले है उसका, या पता नहीं कहां के रेडियो सारे सुनते थे। फिर बहुत सारे उन उद्घोषकों को सुनता था। तो मुझे उससे बहुत सारी चीजें, मुझे कविता के बारे में, कहानी के बारे में, साहित्य के बारे में, राजनीति के बारे में, जो कुछ हो रहा था वो रेडियो से पता लगा। तो वो ध्वन्यात्मकता जो उसकी थी, वो मेरे भीतर, मेरे मानस पटल पर बहुत गहरी उसकी चेतना, अवचेतना में उसकी छाप रही है। तो पढ़ना, मैंने गांव में ऐसी कोई किताब नहीं होती थी, बहुत कम किताबें होती थी, घर में जो थोड़ी बहुत मिल जाती थी, तो वो पुराने ग्रंथ थे। तो पुराने ग्रंथों को लेकर के मेरे पिता ने एक बार सारे पुराण जो हैं वो हमारी नहर में बहा दिए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये चीजें लॉजिकल नहीं है और ये चीजें खराब हैं, ये हैं, क्योंकि वो उस समय एक आर्य समाज के आंदोलन के उसके संपर्क में थे। तो फिर वो वेद लेके आए, तो वेद, उपनिषद और दर्शन जो है वो समझ नहीं बनी थी, लेकिन वो थोड़ा बहुत वो साहित्य के तौर पे मैंने पढ़ने की कोशिश की। फिर गीता जो है तो बताते थे, तो फिर महाभारत और रामायण या रामचरितमानस, ये तो तुलसी को भी पढ़ा, सूर को भी पढ़ा। फिर ये जब मैं 9वीं कक्षा में आया, तो हमारे यहाँ का स्कूल की लाइब्रेरी बड़ी समृद्ध थी। मैं विज्ञान का विद्यार्थी था, गणित मेरा बड़ा प्रिय विषय रहा हुआ है, तो मैं गणित बहुत करता था। लेकिन मैं जब लाइब्रेरी में गया वहां, तो मुझे एक किताब दिखाई दी, हिंदी शब्दानुशासन। मुझे फिर किसी तरह ये ध्यान आया कि किसी एक विद्वान ने एक बार कहा था कि ये अगर कोई हिंदी शब्दानुशासन पढ़ ले तो वो हिंदी में कभी गलती नहीं कर सकता। तो वो किशोरीदास वाजपेयी का एक व्याकरण का ग्रंथ था। तो फिर मुझे ये भी कहा गया कि इसे कोई पढ़ नहीं सकता, ये इतना बोर और इस तरह का है। तो मैं उसको, मुझे ध्यान है, मैं कुछ एक सीटिंग में उसको पूरा पढ़ गया था, और मैंने जैसे गणित के नोट्स लेते हैं वैसे करके देखते हैं, वैसे किया था। और वो मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मुझे गणित प्रिय था। तो वो व्याकरण, हिंदी का जो व्याकरण है वो गणित की तरह से ही है। तो उसमें मात्राओं का जो गणना है, अक्षरों का जो है, तो वो सब मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से मैं उसके संपर्क में आया, और मैं बहुत किताबें, चतुर्सेन शास्त्री की, या काजी नजरुल इस्लाम, माइकल मधुसूदन दत्त का मेघनाद वध मुझे बहुत अच्छा लगा। उसका एक अनुवाद मधुप के नाम से मैथिली शरण गुप्त ने किया था, और वो मैं बहुत रटा। फिर मैं उसको पढ़ने के लिए मैंने उसको बंगला में भी, थोड़ी बंगला सीखने की भी कोशिश की, हालांकि मुझे नहीं आई वो, लेकिन उसको बहुत सारे लोगों के माध्यम से जानने की कोशिश की। फिर मेरे पिता जो है वो भोज प्रबंध और जो कालिदास के
ग्रंथ थे उनसे, भवभूति के, भास के, उनको उनके कुछ जो श्लोक है वो पढ़ते रहते थे, जो सूक्तियां हैं, तो फिर साहित्य की कविताएं हैं। ये कविता जो पातल और पीथल जो थी राजस्थानी वाली, ये बहुत बचपन से याद थी। या कुछ दूसरी कविताएं, हल्दी घाटी का जो काव्य जो श्यामनारायण पांडे जी का था, या राम की शक्ति पूजा है, या जागो फिर एक बार, एक कुकुरमुत्ता कविता थी, वो मुझे बहुत बचपन से अच्छी लगती थी। तो निराला जी की वो जो कविताएं थी। फिर जब मैं 10वीं कक्षा में आया तो हालांकि माखनलाल चतुर्वेदी का नाम मेरा सुना हुआ था, लेकिन मुझे उनकी कविताओं की किताबें जो मिली तो उसमें जवानी एक उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, कैदी और कोकिला थी। इस तरह की कविताएं बहुत पढ़ी। फिर मैंने पता नहीं कैसे कहाँ संपर्क हुआ, मुझे किसी ने कहा कि भाषा जो है शिवानी की बहुत अच्छी है। फिर मैंने शिवानी को पूरा पढ़ा। शिवानी को पढ़ने के बाद सुमित्रानंद पंत है, फिर हरिवंश राय बच्चन जो हैं उनको पूरा पढ़ा, उनकी आत्मकथा, उनका गद्य। फिर उनसे मेरा पत्र व्यवहार बहुत लंबा हुआ। मैं उनको एक बार पत्र लिखा तो फिर उसका मुझे हैरानीजनक ढंग से उसका जवाब आया, लेकिन उनकी लिखाई बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बहुत वो अंदर से इतनी गुम्फित होती थी कि कुछ अक्षर जुड़े रहते थे, वो समझ में नहीं आते थे। तो वो मुझे पढ़ने में बड़ा समय लगा, और वो मैं 10वीं कक्षा की बात है। करीब 15 या 10 पत्र उनके मेरे पास आए, और जो है मुझे उनकी कविताएं, उनका गद्य बहुत अच्छा लगा। फिर उनके माध्यम से WB यीट्स पे उन्होंने PhD किया था, तो और इला चंद्र जोशी, और इस तरह से बहुत सारे, भगवती चरण वर्मा, उनकी कुछ कविताएं बहुत अच्छी लगती थी, धर्मवीर भारती। और फिर धीरे धीरे जो नए कवि थे, बहुत बाद में मुझे उदय प्रकाश, मंगलेश डबराल, असद जैदी, और ये अपने काफी ऐसे कवि थे जिन्होंने बहुत प्रभावित किया। मतलब वो बहुत अच्छे लगते थे कि इस तरह की चीजें हैं। लेकिन मुझे एक चीज जरूर महसूस हुई कि जो भारतीय जो प्रकृति है, भारतीय प्रकृति का जो वर्णन है, भारतीय समाज को जो देखने की दृष्टि है, वो शायद हमारे साहित्य में कहीं उसकी रिक्तता रही है। तो जो ये एक बहुत अच्छी बात ये हुई थी कि जो पश्चिमी, खासकर पूर्वी यूरोप का जो साहित्य था, या दक्षिण अफ्रीका का जो साहित्य था, वो जिन लोगों के माध्यम से आया, उसने एक विश्व दृष्टि दी। लेकिन अभी भी जब मैं मतलब पढ़ता रहा तो मुझे बार बार ऐसा लगता है कि जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं, वो कहीं लगता है कि उस आदमी के पास वापस लौटना चाहिए, निराला को बार बार पढ़ना चाहिए, तुलसी को देखना चाहिए। फिर एक चीज जो मुझे बहुत ही भाती है और मुझे उसके बिना बड़ा अधूरापन लगता है, जो हमारा संत साहित्य है, जो भक्ति काल का साहित्य है, तो उसमें जितने संत हुए हैं, मतलब सब लोग, नानक तो मुझे मतलब बुद्ध की के टक्कर के व्यक्ति लगते हैं। मतलब जो दर्शन है उनका, उसे समझा नहीं गया। उनके कुछ एक पद ही ऐसे हैं कि जो पूरे उसको चिंतन की जो धारा है, उसको, उसमें जो मानवतावाद, जिस स्तर का, जिस सघनता का मानवतावाद है, उसमें जो विस्तार है, वो और बहुत जगह बड़ा दुर्लभ है। अब जैसे एक किताब जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया था, वो थी सत्यार्थ प्रकाश। मैंने 6ठी कक्षा में, या मतलब 5वीं कक्षा की जो मेरी छुट्टियां थी उसमें पढ़ी थी मैंने। वो मेरी पहली किताब थी एक तरह से, जो किताब के रूप में हम कहें तो वो सत्यार्थ प्रकाश जो है वो बार बार मतलब कई चीजें खोलता था। कुछ चीजें उसमें करीब 2-3 हजार किताबों का जिक्र है, तो वो फिर बार बार पढ़ने का मन हुआ था, तो वो भी पढ़ी, साहित्य भी पढ़ा। फिर अंग्रेजी साहित्य जो अनुवाद से जितना हम पढ़ सकते थे वो पढ़ा। पहली कविता कब लिखी आप? पहली कविता ऐसे गांव में क्या था कि बड़ा वो गीत चलते थे पंजाबी के और वो उस तरह के। तो मैं 7वीं कक्षा में था और मेरे पास संस्कृत थी। मैं अकेला लड़का था जिसके पास संस्कृत थी, बाकी सब लोग जो हैं वो पंजाबी में थे। तो मुझे पंजाबी की क्लास में बैठना पड़ता था, और जो संस्कृत थी वो मुझे शिक्षक जो हमारे थे वो दूसरी जो एक पीरियड होता था उसमें पढ़ाते थे।
तो मैं जो कह रहा हूं कि पढ़ता था वाली बात है कि बैठना पड़ता था। तो उसमें एक दिन क्या हुआ कि अमृता प्रीतम की एक कविता है, वारिस शानू, आखां वारिस शानू। तो वो जो शिक्षक थे उन्होंने कहा कि ये कविता याद करने के लिए दी थी, तो अच्छा सुनाओ। तो वो शायद सब, मैं लास्ट में आखिर में बैठा हुआ था, तो जो जितने लड़के लड़कियां थे सब, एक खड़ा हुआ, दूसरा खड़ा हुआ, किसी को याद नहीं थी। और मुझे उन शिक्षक से डर लगता था। वो बहुत, वो शहतूत की एक वो रखते थे और वो मुझे उससे डर भी लगता था। और मुझे डर से ज्यादा क्या अपमानजनक लगता था कि कोई ये कहे कि तुम्हें ये आता नहीं है या तुमने नहीं सुनाया। तो मुझे वो बहुत खराब लग रहा था। और वो उनका मूड ऐसा था कि मैं उनको कह नहीं सकता था कि मैं तो संस्कृत वाला हूं। तो मैंने वो कविता सुना दी, वो मुझे याद थी, तो सुना दी। तो वो थोड़ी देर तो चुप रहे और बोले बैठ जाओ सब लड़कों को। फिर बोले कि ये बैठा रहेगा, बाकी सब खड़े हो जाओ, तुम कान पकड़ लो। और फिर उन्होंने वो सब बेंच से सुताई की। तो मुझे वो बहुत खराब लगा। तो बाद में वो, क्योंकि सारे मेरे दोस्त थे क्लास के, बहुत अच्छे लड़के लड़कियां थे, और वो सब बहुत बड़े नाराज भी हुए मुझसे कि यार तूने क्यों सुनाई, तू नहीं सुनाता तो हमारे ये सब नहीं होता। तो खैर वो जो अमृता प्रीतम की कविता थी, एक अज आखां वारिस शानू किते कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई वरका फूल, एक रोई सी ती पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन। तो वो जो कविता थी उससे कहीं शायद मुझे लगता है कि एक कोई बात आई, या कुछ जो संस्कृत की चीजें थी या हिंदी की थी, तो कुछ लगा। तो मुझे लिखने की वो ध्यान नहीं कि कौन सी कब कविता, बहुत सारी लिखी, फाड़ दी, फेंक दी और की, लेकिन एक कविता थी मेरी जो शूद्र शीर्षक से, शीर्षक उसका शूद्र नहीं था, लेकिन वैसे ही वो कुछ कि भाई ये नहीं होते तो ऐसा होता, एक तो वो थी। और एक कविता थी मेरी आत्मविश्वास करके, वो हमारे स्कूल की आलोक मंजरी एक पत्रिका थी, उसमें छपी थी। ये जो शूद्र कविता थी, बाद में जो एक पूरी किताब भी बनी है, लंबी कविता है, ये करीब 96 पेज की थी। ये दरअसल अब जब आपने कहा कि कैसे लिखना शुरू किया या कौन सी लिखी, तो मैं जिस गांव में रहता था, हमारे गांव में एक बहुत छोटा, ये हमारा चक था, गांव था, उसका एक हेड था। उस हेड पे एक व्यक्ति थे, उनका नाम था कालू। वो पशु उठाने का काम करते थे। तो जब हमारे गांव में किसी का भी पशु मरता था तो उसको कालू को बुला के लाते थे। और मुझे ध्यान है एक बार किसी के यहाँ भैंस मर गई थी और वो पड़ी रही और वो आया नहीं था या बीमार था। तो वो बीमार में बुखार था उसको और वो कांप रहा था, तो वो उसको आए और उसको धमका रहे थे कि तुमने ये उठाया क्यों नहीं। तो मैंने पूछा अपने घर पे कि ये बीमार है, इसको इतना बुखार है, ये इतनी खराब स्थिति में है, तो ये खुद क्यों नहीं डाल देते। उन्होंने कहा कि मरा हुआ डालने का काम उसका है, ये ऐसी व्यवस्था है। तो मैंने कहा फिर उसको धमका क्यों रहे थे, तो कोई बीमार होता है तो ये खुद तो नहीं जाते। तो वो मुझे मेरे अवचेतन में कहीं बड़े गहरे बैठ गई थी बात। और वो मैं देख रहा था, वो फिर जब भी पशु उठाता था तो शराब पीता था। हम जब स्कूल जाते थे तो वो जो हड्डा रोड़ी थी वो रास्ते में थी। तो वो जब देखते थे कि ये इतनी गंदी जगह है, इतना गंदा काम ये इससे करवाते हैं, इसी से क्यों करवाते हैं, दूसरा कोई क्यों नहीं करता। फिर वो उसको लोग बहुत घृणा की दृष्टि से देखते थे। लेकिन मैं एक दिन स्कूल जा रहा था तो वो बहुत बीमार था, उसको कोई उसके भाई थे या कौन थे, वो लेके जा रहे थे अपने, उनकी पत्नी की डेथ हो गई थी, उनके बच्चे की डेथ हो गई थी। बहुत ही दारुण दृश्य था एक तरह का वो। तो वो जा रहे थे और वो मुझे आज भी वो दृश्य बचपन का याद है कि वो जो हमारे यहाँ एक बड़ी गंग नहर है, उसके बराबर एक छोटी नहर थी। फिर वो जब उस नहर के बीच की जो पटरी है उससे साइकिल पे जा रहे तो पीछे एक, जिसपे वो बहुत बार जो छोटे मरे जानवर थे उनको ले जाते थे टांग करके, तो उस पे वो बैठने की कोशिश कर रहे थे और उनसे बैठा नहीं जा रहा था। वो एक बार साइकिल पे बैठा तो वो दूसरी साइड में जाके गिर गया, फिर उसको उठाया, फिर वो सामने की तरफ गिर गया, फिर वो थोड़ी दूर और चला, फिर पीछे की तरफ गिर गया। तो मैं वो दूसरी नहर के पार से देख रहा था, मुझे वो बहुत खराब लग रहा था। मुझे ऐसे लगा कि ये क्या है, गुस्सा, एक क्रोध की भावना आ रही थी, कभी ऐसे लग रहा था गला अवरुद्ध हो रहा है। तो ये बड़ा खराब एक दृश्य था इस तरह का। एक हमारे यहाँ थे जो चूड़ी, मनके, रिबन, खिलौने, घर का जो सामान है ये बेचने आते थे, किसी दूसरे रत्ते वाला करके एक था, वहां से ओमी था, वो घंटी बजाते थे।
तो इतने सारे पक्षी आ जाते थे, क्योंकि वो छोटा चूरा करके रोटियों का रखते थे और वो डालते थे। तो मैंने उन पर थोड़ी थोड़ी कुछ चीजें लिखी थी। तो ये कि ये क्या है, तो अगर ये नहीं होता तो इस गांव में ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता। तो वो इस तरह से एक लिखने का एक थोड़ा अभ्यास बना। रेडियो लेक सिटी में रूबरू हैं त्रिभुवन। त्रिभुवन जी, आपसे जानना चाहूंगा कि फिर जब आपने लिखना शुरू किया और गांव की पत्रिका में छपे, स्कूल की पत्रिका में, वहां तक ठीक है, उसके बाद फिर अच्छी पत्रिकाओं में छपना या किसी बड़ी जगह, बड़े अखबार, बड़ी पत्रिका में छपना, और उसके बाद धीरे धीरे इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना, ये सफर कब और कैसे शुरू हुआ? मैं जिन दिनों आकाशवाणी सुन रहा था या बीबीसी सुनता था, तो मैं पत्र लिखता था। और मैं मेरे कुछ रिश्ते में भाई थे, उनको पत्र लिखता था, फिर दोस्तों को पत्र लिखता था। पत्र लिखने का मेरा अभ्यास बहुत ज्यादा रहा। ये बहुत बड़ा शौक था एक तरह से पत्र लिखना। तो फिर उन दिनों पत्र मित्र बनाने का भी एक सिलसिला पत्रिकाओं में चलता था। फिर वो एक बहुत लंबा सिलसिला चला। तो मुझे ध्यान है कि जब मैं छठी कक्षा में था, तो आकाशवाणी में भी मैंने पत्र लिखे। तो बीबीसी का एक कार्यक्रम आपका पत्र मिला था, वो सप्ताह का पत्र चुना करते थे। उस समय वो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि मैं जब छठी कक्षा में था, तो वो सप्ताह का पत्र चुना गया और उन्होंने मुझे ढेर सारी पुस्तकें और कुछ इनाम में कई चीजें भेजी। और उनका कैलेंडर बहुत वर्षों तक मेरे पास आता रहा। तो वो जब पत्र आते थे तो मतलब बहुत सारे लोगों की निगाह पड़ती थी कि ये लंदन से कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया। तो जो ये कौन है, तो एक तरह से जो नाम था वो भी मतलब जानते थे लोग कि भाई ये है, कोई यहां लिखता है। तो इस तरह से जो लिखने का था वो एक सिलसिला इस तरह से चला। और फिर आकाशवाणी में बहुत सी बार वार्ताएं, एक बार मैं जब 10वीं कक्षा में था तो मैंने एक लेख भेजा था। वो मेरा बहुत ही मतलब गजब का आकाशवाणी का एक अनुभव है कि मेरी लिखाई ठीक ठाक सी थी, तो मैंने बिल्कुल अच्छे से जमा के लिखा एक लेख और वो आकाशवाणी को भेज दिया। वो मेरे पास वापस आ गया। उन्होंने कहा कि ये आप जो है अगर कभी कोई किसी विशेष अवसर पर भेजें तो आप करीब 3 महीने पूर्व भेजें। तो उस पत्र के साथ आ गया। तो मैंने फिर दूसरी बार जो एक लेख लिखा वो भेजा। सितंबर में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की जयंती आती है, तो उस पे मैंने लेख लिखा। लेख मुझे उसका शीर्षक भी याद है आज भी, हिंदी साहित्य के जाज्वल्यमान नक्षत्र भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। तो वो मैंने भेजा और तो फिर मुझे बुलाया। मैं वहां आकाशवाणी जाके भी बैठ गया, लेकिन फिर वो आते देख के चले जाते। फिर वो एन आचार्य थे उन दिनों, शायद एक स्टेशन डायरेक्टर थे। तो उनका आचार्य जी बुला रहे हैं, वो त्रिभुवन जी नहीं आए क्या? तो मैंने उनको कहा मैं आया हुआ हूं, मैं तो बहुत देर से। तो बोले आप हो? तो फिर वो बोले कि अच्छा, उनको भरोसा नहीं हुआ कि वो मैं लिख सकता हूं। उनको लगा कि ये देखो ये कहीं से देख के लिखा होगा। फिर उन्होंने मुझसे बात की तो वो बड़े खुश भी हुए, हंसे भी और बोले कि देखो ये किससे लिखवाया है? मैंने कहा नहीं, मेरा खुद का लिखा हुआ है। तो बोले भाषा आती है आपको? तो क्या आप संस्कृत में कुछ है? मैंने कहा नहीं, मैं तो जब उनको ये पता लगा आखिर में कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, गणित का विद्यार्थी हूं, तो उनको बहुत हैरानी हुई और बहुत सुखद भी, उन्होंने पीठ भी थपथपाई। तो वो आकाशवाणी से प्रसारित भी हुआ। तो फिर इस तरह से एक सिलसिला चला जो लंबा चला। और मैं वार्ताएं, कविताएं, रूपक, ये काफी इस तरह की चीजें रही। तो वो निरंतर लिखता रहता था। फिर पत्र पत्रिकाओं में छपते थे। फिर मैंने भाषा पे काफी लिखा, फिर कविताएं लिखी, कहानियां लिखी और निबंध वगैरह, रिपोर्टाज बहुत लिखे। तो वो सब मैं जहां भेजता था छप जाते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई लौट भी आती थी, लेकिन छप जाते थे। तो पत्र पत्रिकाओं में छपने का सिलसिला इस तरह से जारी रहा। तो उससे बहुत मनोबल भी मिला। फिर मैं जब पत्रकारिता में आ गया तो बहुत प्रेम मिला लोगों का और लगता था कि ये अलग तरह का है। तो मतलब अवरोध भी साथ साथ रहते थे, लेकिन थोड़ा एक विद्रोही होना भी अच्छा लगता था। तो मुझे ध्यान है कि मुझे जो तारीफ करते थे तो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। फिर मैं उनको कहता था कि आप कोई आलोचनात्मक ऐसी बात बताइए जिससे मैं मेरी ये गलती ठीक करूं या इस तरह से करूं। तो ये रहा। और
इस तरह से बहुत सारी चीजें लिखने का एक सिलसिला चला, जो आप जिसको जैसा भी माने। त्रिभुवन जी, आपसे जाते जाते जानना चाहूंगा कि भाषा, और खास तौर पर चूंकि आप साहित्य से भी जुड़े रहे और पत्रकारिता से भी, ये माना जाता है कि अखबारों ने जो हमारी भाषा है उसको कहीं न कहीं कलुषित किया है। भाषा की शुद्धता, भाषा का सम्मान शायद अखबार लोकप्रिय होने के चक्कर में से खो बैठे हैं। तो बताएं कि भाषा, भाषा का सम्मान, उसकी शुद्धता, उसकी सात्विकता क्या पत्रकारिता में बरकरार हुई या कहीं न कहीं उसमें मिलावट हुई? मेरा ऐसा मानना है कि भाषा जो है उनका संस्कार देना अखबार का काम नहीं है। भाषा का संस्कार, भाषा को सौंदर्य देना किसी भी व्यक्ति को, वो मुद्रा जो है, रुपया जो है, वो दुकान नहीं चलाती। या किसी सेवा केंद्र पर आप जाएंगे, किसी अस्पताल में जाएंगे, या किसी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, बाजार में जाएंगे, या किसी भी तरह के आदान प्रदान में आप घर में पैसे का व्यवहार करें, वो पैसा हम नहीं बनाते, बाजार, समाज, परिवार वो नहीं बनाता। वो एक टकसाल में ढलता है। भाषा एक टकसाल से आती है। मैं इसके लिए यह भी नहीं कहूंगा कि परिवार बनाता है, परिवार भी बनाता है, लेकिन परिवार की भूमिका उतनी नहीं है। ये काम है शिक्षकों का, ये काम है स्कूल का, ये काम है कॉलेज, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय का। ये संस्कार देना उनका काम है। इसका उत्तरदायित्व, इसकी जिम्मेदारी, इसकी जवाबदेही उनकी है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम अखबार की भाषा को खराब कर दें। पुराने समय में जब अखबार था तो वहां लोग थे ऐसे जो भाषा का संस्कार को परिष्कृत करते थे, सिखाते थे, मैं नहीं कहूंगा क्योंकि उनका काम नहीं है, वो परिष्कृत करते थे, वहां चीजें ठीक होती थी। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब लोग ये कहते थे कि अखबार में जाने से भाषा खराब होती है। मीडिया को लेकर के जो आलोचना होती रही है, चाहे वो भाषा के संस्कार की हो, चाहे वो दूसरे संस्कारों की, वो पहले भी होती रही है और बहुत ज्यादा हुई है। वो इतिहास में भले हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाषणों को देखें, भले हम लोहिया जी के संसद में दिए हुए भाषणों को देखें, भले मधुलिमय के देखें, या और बहुत से लोग रहे हैं। तो भाषा और जो मीडिया के जो विभिन्न कारणों से अखबारों की जो आलोचना रही है वो हमेशा रही है। वो चीजें हमेशा से कोई मानदंड पे, अपने समय के मानदंड पे अखबार कभी खरा नहीं उतरा। समय के मानदंड पे, भाषा की दृष्टि से, न भाषा की दृष्टि से, न दूसरे मानदंडों की दृष्टि से लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा रही हैं, उसको वो पूरा नहीं करते थे। पहले भी नहीं करते थे, वो आज भी पूरा नहीं करते हैं। वो एक जो हम आलोचना सुनाई देती है, उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है, वो है। लेकिन उसकी बार बार कोशिश होती है कि हम इस पे खरे उतरें। मैं जिस संगठन में काम करता हूं, या जो दूसरे प्रतिद्वंद्वी या दूसरे हमारे सहयोगी संगठन है, या अखबार की दुनिया के जो संगठन है, वहां भी कोई नहीं चाहता कि खराब भाषा लिखी जाए। हर व्यक्ति चाहता है, हर जो उस संगठन को चलाने वाले लोग हैं, वहां का जो संपादक है, कि हिंदी लिखी जाए, हिंदी का अखबार है तो, और अच्छी हिंदी लिखी जाए। लेकिन एक जो भाषा का संस्कार, जहां से मुद्रा आ रही है, जहां से वो रुपया ढला हुआ आ रहा है, जिस टकसाल से, उस रुपये के अंदर कहीं ऐसी चीज है कि वो बार बार उस चीज को पकड़ता है, बार बार उस चीज को पकड़ता है। तो कोई अंग्रेजी के शब्दों से, या जो लोक समाज के शब्द हैं, उससे कोई वो नहीं है कि ये नहीं प्रयोग करना चाहिए। आखिर मैं आपको बताऊं कि जैसे गुमटी एक शब्द है, बड़ा सुंदर शब्द है, लेकिन ये जीएमटी से बना हुआ है, गेटमैन्स टूम। तो जीएमटी से गुमटी बन गया, लैंटर्न से लालटेन बन गया, अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल है उससे अंतरराष्ट्रीय जैसा शब्द बन गया। या इस तरह के शब्दों की यात्रा बड़ी पुरानी है। हमारे बहुत सारे शब्द जो हैं वो दूसरी भाषाओं से आए हैं और हमने उनको उसी तरह से लिया है। तो वो जो भाषा का संस्कार है वो हम आदान प्रदान करते रहे हैं। लेकिन अखबार की जो भाषा है उसका जो हम ये मानते हैं, उसमें क्या है कि अभी भी आज किसी विश्वविद्यालय का आप उसकी जो प्रेस विज्ञप्ति देखेंगे उसमें आपको 10 गलतियां मिलेंगी। तो अगर विश्वविद्यालय जिसका काम है भाषा का निर्माण, वो अगर ऐसा करता है तो मुझे लगता है कि कहीं भाषा को हमारे शिक्षक ने छोड़ दिया है। वो जो संस्कार था साहित्य का, वो जो सजगता थी, वो जो चेतना थी। देखिए,
अखबार एक व्यक्ति की भाषा सुधार देगा, दो की सुधार देगा, वहां एक मानदंड बन जाएगा कि ये शब्द हम इस तरह से लिखेंगे, लेकिन वो सिखा नहीं सकता। वो तो अखबार का काम। मैं उन संपादकों से या उन लोगों से भी सहमत नहीं हूं कि जो वर्तनी की गलतियों पे और शब्दों की गलतियों पे अटके रह जाते हैं, क्योंकि अखबार का काम ये तो होना ही चाहिए। ये तो न्यूनतम अनिवार्य शर्त है कि आपकी भाषा सही हो, उसमें अनुस्वार, उसमें मात्रा का, दीर्घ और ह्रस्व का, प्लुत का, ये गड़बड़ियां नहीं हो। ये तो न्यूनतम मानदंड है, ये चाहे साहित्य का हो। साहित्य में तो मैं कहूंगा कि प्लुत का भी ध्यान रहे, लेकिन पत्रकारिता की ये न्यूनतम अनिवार्यता है। लेकिन पत्रकारिता का मूल धर्म जो है वो खबर को करना है, वो समाज की वो बात बताना है जो आपको आगे ले जाएगी, जो आपको ऊपर रखेगी, जो आपको अपडेट करेगी, जो आपको एक ऐसी सूचना देगी और ऐसा आपके अंदर एक अंतर्दृष्टि आपकी विकसित करेगी जिससे आप आगे चले जाएं, आगे खड़े हों। ये अखबार का मूल काम है। वो आपको ऐसे जो पर्दे के पीछे जो खेल हो रहे हैं वो बताना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? और जो नई चुनौतियां हैं, अज्ञे जी की एक पंक्ति है कि मैं तनी हुई रस्सी पर नाचता हूं। तो वो जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को बहुत सहजता से लेते हुए वो जो तनी हुई रस्सी है उस पर नाचने का काम पत्रकार का है, अखबार का है, मीडिया का है, कि वो सारी चुनौतियों को झेलते हुए वो उस तनी हुई रस्सी पे नाचते हुए अपना धर्म निभाए, अपना काम करे, अपना अनुभव जो है उसका प्रयोग करे, उसमें वो कला दिखाए, उसमें वो बाजीगिरी करे। मान लो मुझे एक खबर मैं बहुत सीधे सपाट नहीं लिख सकता, मैं दृश्यों में लिख सकता हूं। मुझे अगर दृश्य में नहीं कही गई तो मैं उसको किसी और तरह से वर्णित कर सकता हूं। तो ये एक ताकत जो अखबार में लाने की जो चीज है, या जो जिस विधा से हम कह पाएं, जिस तरीके से कह पाएं, वो हमें तरीके ज्यादा से ज्यादा पता होने चाहिए, आने चाहिए। अखबार में हम आज भी अगर ये उलझे हुए हैं कि यार ये कॉमा, फुल स्टॉप, बिंदी, ये छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, ये इसकी जगह ये शब्द, वो शब्द, ये तो होना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोगों का प्रवेश वर्जित है, वो पहले से लगा होना चाहिए। लेकिन आप पहले तो उनका प्रवेश करवाएंगे हम, और फिर उसमें लिखेंगे कि ये खराब हो गई, तो ये तो ठीक नहीं है। इसलिए वो बहुत सारी चीजें जो मुझे लगता है कि जैसे आकाशवाणी में आज भी हमें एक संस्कार दिखाई देता है, भले उसकी जो स्थिति है वो कैसी भी दिखाई हो, लेकिन एक उसका जो भाषा का संस्कार है, उसका जो काम करने का तरीका है, उनके शब्दों का जो प्रयोग है वो है। लेकिन हम ठहरे हुए भी नहीं रह सकते, हमें आगे भी बढ़ना है। तो जो शब्द जितने ग्राह्य हैं, जो हम ग्रहण कर सकते हैं कंप्यूटर के लिए, माइक के लिए, सोशल मीडिया के लिए, हम उनको वही कह सकते हैं, हम दूसरा नहीं कह सकते। लेकिन जो खूबसूरत सुंदर शब्द हमारे पास हैं, वो टकसाली जो शब्द हैं, वो हमें इस्तेमाल और करने चाहिए, उनका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और अखबार की अगर भाषा सुंदर नहीं होगी, भाषा अच्छी नहीं होगी, उसमें अगर बेवजह के अंग्रेजी के शब्द डाल दिए जाएंगे उसके वाक्यों का, तो वो उस खबर में वो तीखापन भी नहीं रहेगा, उसमें पठनीयता नहीं रहेगी। अगर कोई अखबार जानबूझ के, अगर कोई रिपोर्टर मैं कहूंगा, या कोई डेस्क के लोग जो हैं वो कोई खबर ही अगर ऐसी सृजित करते हैं, क्रिएट करते हैं, जिसमें भाषा अच्छी नहीं है, जिसमें तीखापन नहीं है, जिसमें उस खबर का जो ट्रीटमेंट चाहिए, उस खबर के साथ कैसा उसको प्रस्तुति करनी है, वो अगर वैसा नहीं है, उसमें वैसी भाषा प्रयुक्त नहीं है। अब मान लो एक भाषा राजनीति से संबंधित है, एक खबर जो है, तो उसकी भाषा वैसी होगी। अब हम अगर एक सांस्कृतिक समाचार को कर रहे हैं तो उसमें भाषा वैसी होगी। तो जो भाषा का संस्कार है, फिर उसका प्रस्तुतिकरण है, फिर खबर राजनीति की भी होगी, तो राजनीति का उसका रंग कैसा है, राजनीति में हम क्या बताना चाह रहे हैं, उस घटना को कैसे बता रहे हैं, किसान का क्या है, संगीत का है। तो अगर हम उन जो टर्मिनोलॉजीज को ला करके और उनका जो प्रस्तुतिकरण है उस तरह से करेंगे, तो वो खबर ज्यादा खूबसूरत होगी। त्रिभुवन जी, आपका हृदय से आभार।